हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोरल एंड कोरल रीफ। तो कोरल्स क्या होते हैं? ये सीलेंट्रेट एनिमल होते हैं जिनका जो एक्सोस्केलेटन रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और केराटिन से बना रहता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट और केराटिन है वो कहाँ से आते हैं? एक्टोडर्म के सिक्रीशन से कैल्शियम कार्बोनेट और केराटिन आते हैं। जो ये सब मिल के कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? स्केलेटन। और क्या बनाते हैं? फॉर्म्स कोरल, और कोरल को बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है रेड कोरल, हॉर्नी कोरल, ब्लू कोरल, सॉफ्ट कोरल। अब इनके जो साइंटिफिक नेम है ये कोरेलियम, गॉर्गोनिया, हेलियोपोरा एंड एल सायोनियम होता है। अब जो द कोरल, अब अपन पहले कोरेलियम के बारे में देखेंगे। तो उसको द कोरल भी बोलते हैं, जिसका हैबिट क्या होता है? सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। सी वाटर होता है किस फॉर्म में? कॉलोनी के फॉर्म में। जो इनकी कॉलोनी होती है वो स्ट्रेट रहती है और ब्रांच्ड रहती है। और जो पॉलिप होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और डायमॉर्फिक होते हैं। जो स्केलेटन रहता है कोरेलियम का वो रेड कलर का होता है। जो किससे बनता है? जो स्पाइक्यूल्स रहते हैं वो सीमेंटिंग होती है उनकी, और वो एकदम सीमेंटिंग होती है। और फिर एक वो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन रहता है वो रेड कलर का रहता है, इसलिए वो रेड इन कलर हो जाता है। फिर ये है ना, ज़्यादातर ज्वेलरी में बहुत यूज़ होता है एज रेड स्टोन। ठीक। इसके बाद गॉर्गोनिया को अपन क्या बोलते हैं? सी फैन बोल सकते हैं, हॉर्नी कोरल बोल सकते हैं। ये एप्रोफ्यूसली क्या होता है? बहुत सारा अबंडेंट में ब्रांच रहता है और ट्री लाइक कॉलोनी फॉर्म करता है। जो ब्रांचेस रहती है वो किस टाइप का नेट बनाती है? फैन लाइक नेट बनाती है, जिसमें मैशेस रहते हैं और उसमें एक वाइड स्केलेटन रहता है जो किससे बना रहता है? सेंट्रल एक्सिस रॉड ऑफ सेंट्रल एक्सिस रहता है। और जो रॉड रहती है वो किससे कवर रहती है? थिन लेयर ऑफ सोलेनिया से कवर्ड रहती है। और जो सपोर्टिंग एक्सिल रॉड होती है स्केलेटन की वो हॉर्नी प्रोटीन उसमें रहता है और उसको बोलते हैं गॉर्गोनियन। ठीक। इसके जो सी फॉर्म फैंस रहते हैं ये एक बहुत फैसिनेटिंग फीचर रहता है कोरल का, जो उनकी जो ब्यूटी है उसको एनहेंस करता है। इसके बाद जो इनका ड्राइड स्केलेटन होता है गॉर्गोनियम का, सी फैंस का, वो एज अ डेकोरेटिव आर्टिकल्स यूज्ड होता है। इसके बाद कोरल रीफ क्या होता है? जो कोरल कॉलोनीज बनाते हैं और ग्रो करते हैं बडिंग की प्रोसेस से पॉलिप्स इन द सी समुद्र के अंदर जो पॉलिप्स रहते हैं वो ग्रो होते हैं बडिंग की प्रोसेस से, तो वो कोरल कॉलोनीज बनाते हैं। ये इंक्रीज हो जाते हैं और एक शेप ले लेते हैं लार्ज बॉडी का, जिसको कोरल रीफ बोलते हैं। फाउंड इन कहाँ मिलते हैं हमको? शैलो वार्म सी और एंड कोरल फॉर्म रीफ इन द सीज। और जो कोरल्स रहते हैं वो रीफ कहाँ बनाते हैं? समुद्र के अंदर। अब ये काइंड्स ऑफ कोरल रीफ्स, काइंड्स इनके टाइप्स। तो फ्रिंजिंग टाइप रीफ होता है जो फॉर्म्ड नियर द कोस्ट ऑफ एस्चुराइन आइसलैंड के कोस्ट पे रहती है या कॉन्टिनेंट पे। जो पोर्शन रहता है रीफ का वो जो टूवर्ड्स द सी, जो सी के टूवर्ड्स रहता है उसको एज बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। जो हाईली एक्टिव रहता है और जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ होती है वो दोनों साथ में होती है इस रीजन में। फिर देयर इज़ अ नैरो पैसेज इन डीप वाटर बिटवीन फ्रिंजिंग रीफ एंड सी कोस्ट। एक नैरो पैसेज रहता है गहराई में पानी के अंदर, किसके बीच? फ्रिंजिंग रीफ और सी कोस्ट के बीच में, जिसको बोलते हैं लगून, जो 20 से 30 फैथम डीप रहता है। फिर जो कोरल रीफ रहते हैं वो किससे जनरली मेड रहते हैं? कोरल सैंड से, मड से, स्केलेटन ऑफ डेड एनिमल्स। अब जो फ्यू लिविंग कोरल्स रहते हैं एंड अदर एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीफ, और दूसरे और भी एनिमल्स रहते हैं वो भी इन रीफ्स में रहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट पोर्शन ऑफ कोरल रीफ। इसके बाद आता है बेरियर रीफ। ये फ्रिंजिंग रीफ जैसा ही होता है। इसमें जो लगून रहता है वो जो लगून रहता है बिटवीन बेरियर रीफ एंड कोस्ट इज स्लाइटली मोर अंडर, वो और थोड़ा गहरा होता है। जो लगून रहता है वो 10 to 30 फैथम डीप रहता है और 800 मीटर to 16 किलोमीटर रहता है और 10 माइल्स वाइड रहता है, थ्रू विच लार्ज शिप्स कैन पास, जिससे जो बड़ी बड़ी शिप्स रहती है वो पास हो सकती है। उसके बाद जो मोस्ट फेमस बेरियर रीफ है अपने वर्ल्ड का वो है ग्रेट बेरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर अटोल रीफ आता है। अटोल रीफ क्या होता है? ये राउंडेड होता है, इसका हॉर्सशू शेप्ड होता है। ये कोरल रीफ के आसपास रहता है। कोरल रीफ फॉर्म अराउंड द लगून, जो लगून रहता है उसके आसपास रहता है, ना कि ये इंस्टेड ऑफ आइसलैंड, ना कि ये आइसलैंड्स पे बनता है। ये सिर्फ लगून्स के आसपास रहता है। जो मरीन वाटर रहता है वो कहाँ पे रहता है?
इन मरीन वाटर एंड एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम, मरीन वाटर के अंदर जो कुछ खाली स्पेसेस है उसमें रहता है। अटोल जो रहता है इसको कोरल आइसलैंड बोलते हैं। और जो लगून रहता है वो 64 to 80 किलोमीटर तक रहता है। जो आउटर एज रहता है रीफ का वो स्लोप उसका डाउनवर्ड रहता है जहाँ तक समुद्र की गहराई रहती है। अब जो फॉर्मेशन होता है कोरल रीफ का उसके ऊपर 2 थ्योरीज बनी गई है, एक सबसिस्टेंस थ्योरी और एक ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। तो सबसिस्टेंस थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। जो इनिशियली फ्रिंजिंग रीफ वॉज फॉर्म्ड एट द कोस्ट ऑफ एन आइसलैंड, जो फ्रिंजिंग रीफ शुरू में बनी थी आइसलैंड पे। एज ऑफ आइसलैंड बिकम सबमर्ज, जो एज थी आइसलैंड की वो सबमर्ज हो गई थी। और जो कोरल था वो है ना किस में डिवाइडिंग इनटू द सी बॉटम, जो कोरल था वो सी बॉटम तक समुद्र के बहुत अंदर चला गया था। उसके बाद वहाँ से उसने ग्रो करना शुरू किया और वो समुद्र के ऊपर आके बाहर तक आ गया था। फिर जो फ्रिंजिंग रीफ रहती है वो किस में कन्वर्ट हो गई? बैरियर रीफ में। फिर आता है ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, ये दिल्ली ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस जो मोटी लेयर होती है बर्फ़ की वो किस पे डिपॉजिट हो गई थी? अर्थ के दोनों पोल्स पे। फिर जो अर्थ ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ आइस, जब लास्ट फेज था आइस एज का, तो इससे क्या रिजल्ट आया कि जो ओशन का सरफेस था वो कम हो गया था, जो पानी था उसका लेवल कम हो गया था। और जब वेव एक्शन आई तो जो मिट्टी थी वो कहाँ पे आ गई? पानी सरफेस, जो सरफेस है वाटर का उसके ऊपर मिट्टी आ गई थी। उसके बाद धीरे धीरे पानी का लेवल जो था ओशन के ऊपर वो रेज होने लगा। जिससे क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आइस जो थी मेल्ट होती गई तो पानी बनती गई, तो विद जिसने माउंट्स को कवर कर दिया। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो माउंट्स को फेवरेबल कंडीशंस मिली, जिससे उन्होंने क्या किया? फॉर्मेशन ऑफ कोरल किया, जो धीरे धीरे करके फिर ये ग्रो करने लग गई माउंट्स के ऊपर और सी लेवल वाटर लेवल के ऊपर आ गए। फिर इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है कि जो पहले कोरल थे वो कहाँ ग्रो करते थे? जहाँ पे पेट्रोलियम एक्यूमुलेट हो जाता था, पेट्रोलियम जमा हो जाता था, वहाँ पे ग्रो करते थे। तो कोरल रीफ को इम्पोर्टेंट बताया गया पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। फिर ऑर्गन पाइप कोरल जो था ये मेडिसिन में यूज़ आने लगा। कुछ कोरल्स डेकोरेटिव पर्पस और कुछ फॉर ज्वेलरी में काम आने लगे। और कोरेलियम रबरम जो है ये हाईली वैल्यूएबल है क्योंकि इसको हम साइन ऑफ फॉर्च्यून बोलते हैं। उसके बाद जो कोरल रीफ है ये एक सूटेबल होम प्रोवाइड करती है कुछ जानवरों को, जैसे स्पॉन्ज, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इनको एक होम प्रोवाइड करती है रहने के लिए। तो अगर अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो तो आप प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।